हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक्स। सबसे पहले शुरू करेंगे मोमेंटम से। मोमेंटम के बाद वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूटन्स सेकेंड लॉ, इम्पल्स एंड देन द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो बच्चों, दो लॉज भी कवर होंगे, मोमेंटम भी कवर होगा, इम्पल्स भी कवर होगा। तो आप सब समझ सकते हैं कि टुडेज लेक्चर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले बात शुरू हुई है बच्चों अगर मोमेंटम से, तो ये मोमेंटम है क्या? व्हाट इज दिस मोमेंटम? तो देखें बच्चों, मोमेंटम इज क्वांटिटी ऑफ मोशन contained इन अ बॉडी, कि एक बॉडी कितना मोशन अपने अंदर कंटेन कर रही है। ठीक है, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मीन्स बच्चों कि अकेले मास या अकेले वेलोसिटी से मोशन को फर्क नहीं पड़ता। किसको? मोशन को। क्योंकि मोमेंटम क्या है? कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? कंबाइंड इफेक्ट है मास एंड वेलोसिटी पे। कैसे अकेले एक चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता? किससे फ़र्क पड़ता है? दोनों से फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, कि कोई एक कम है कोई एक ज़्यादा है, उससे भी इसका फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके तरफ एक बाइक पे आ रहा हूँ बहुत स्लोली, तो यू कैन स्टॉप मी, बट इफ़ आई एम कमिंग फास्ट ऑन दैट बाइक यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप मी। मैं आपसे काफ़ी तेज़ कोलाइड कर जाऊँगा। मीन्स बाइक का मास तो काफ़ी है, पर अकेले मास से फ़र्क नहीं पड़ा, साथ में किससे फ़र्क पड़ा? वेलोसिटी। अब हो सकता है कोई को बहुत डोमिनेंट हो इनमें, एक बाइसिकल पे ही मैं बहुत तेज़ आपके तरफ आऊँ और वी कोलाइड, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तब भी हो सकता है कोलिजन काफ़ी खतरनाक हो। एक ट्रेन है काफ़ी स्लोली आ रही है, वेलोसिटी कम है पर मास बहुत ज़्यादा, क्या आप खड़े होकर रोक सकते हैं इसको? नो, बिकॉज मास बहुत ज़्यादा है, तो वी विल से मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी वेक्टर। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। कितना होता है मोमेंटम? मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी। v क्या है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ बॉडी। m क्या है उसका? मास। और p क्या है? मोमेंटम ऑफ बॉडी। व्हाट इज दिस p? मोमेंटम ऑफ बॉडी। कंबाइंड इफेक्ट है मास एंड वेलोसिटी का। उसके बाद इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। आप ये बात तो समझ चुके हैं सब। ठीक है, मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? मास तो स्केलर है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। जो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है वही मोमेंटम वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी बच्चों। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट इज मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगी इसकी? केजी एम, मीटर एल, पर सेकेंड टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। ठीक है बच्चों, आई होप मोमेंटम को आप सब समझ गए हैं। मोमेंटम से ही आपका सेकंड लॉ डिफाइन होता है। डिफाइन करेंगे उसको, पहले जल्दी से इसको नोट करें। स्टूडेंट्स, बात करेंगे अब न्यूटन सेकंड लॉ की। क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ? डेफिनेशन देखें। अकॉर्डिंग टू इट, टाइम rate of change of linear momentum
is directly proportional to force and this change takes place in डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या कहती है बच्चों ये डेफिनेशन, इसको समझेंगे तो टाइम के साथ अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाय dt, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, और जो भी चेंज है वो किस तरफ होगा मोमेंटम में चेंज? फोर्स की तरफ। दोनों वेक्टर सेम है, इक्वल है ना बच्चों? तो जो इस वेक्टर की, ये वेक्टर क्या है? चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन, वही फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन। तो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू डी पी बाई डी टी। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है दिस मोमेंटम वेक्टर पी वेक्टर इज व्हाट? एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो बच्चों इसको ऐसे रख देते हैं, यहाँ लिखते हैं, चलिए। तो एफ आ जाएगा कितना हमारे पास? के टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी। ठीक है, यहाँ पे बच्चों देयर विल बी टू केसेस। केस वन, मास इक्वल टू कांस्टेंट। मास कैसा है बच्चों? कांस्टेंट। तो डिफ्रेंसिएशन से बाहर लिख सकते हैं इसको, k इंटू एम डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है आपके पास? एक्सेलरेशन। f इज इक्वल टू k टाइम्स एम ए। ठीक है बच्चों, सेकेंड केस कैन बी वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये जो वेलोसिटी है ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो f इज इक्वल टू k, इसको बाहर रख सकते हैं, डी एम बाई डी टी। तो f इज इक्वल टू k टाइम्स v डी एम बाई डी टी। ठीक है बच्चों, सेकंड लॉ आपने बचपन में भी पढ़ा है पर शायद कभी k नहीं देखा होगा। तो ये k कहाँ से आ गया बीच में, या ये k कांस्टेंट है जो, इसकी वैल्यू क्या है? दिस k इज डिफाइंड इक्वल टू 1। अब 1 ही क्यों है, 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं? बच्चों चाहें तो यहाँ से कुछ भी k की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पे फिजिक्स की बिल्कुल शुरुआत है, दिस इज़ द बेसिक ऑफ फिजिक्स। तो साइंटिस्ट ने k को 1 मान के फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन बिठाया। तो k कितना है? 1। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो दिस फोर्स इज इक्वल टू v इंटू डी एम बाई डी टी। क्लियर है बच्चों बात? अब ये जो फोर्स है x में होगी तो एक्सेलरेशन x में, फोर्स इफ इट इज इन y डायरेक्शन देन एक्सेलरेशन इन y, ए फोर्स इज इन z तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा बच्चों? z की तरफ। तो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू अलोंग x मास इंटू एक्सेलरेशन इन x, फोर्स इन y मास इंटू एक्सेलरेशन इन y, फोर्स अलोंग z मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग z। ठीक है बच्चों, आई होप ये सारी बातें आप समझ गए हैं। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इन पे, जिससे चीज़ें और ज़्यादा आप लोग समझ पाए। बिल्कुल बच्चों, छोटे छोटे से इजी से सिंपल से क्वेश्चंस कुछ देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ब्लॉक है, मास 5 kg। ठीक है, इधर से फोर्स लग रही है बच्चों 50 न्यूटन, 10 न्यूटन
20 न्यूटन एंड दिस इज 25 न्यूटन। एक्सेलरेशन आप लोगों ने बताना है कितना होगा, बता सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालना होगा, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स बच्चों निकालेंगे इस तरफ से 60 न्यूटन, इस तरफ से 45 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हो गया बच्चों, 15 न्यूटन। मास इज 5 kg। तो फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो कांस्टेंट है ना, 5 kg, चेंज नहीं हो सकता। तो फोर्स बाय मास 15 न्यूटन बाय 5 kg इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी इजी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg is moving with speed 2 meter per second. A force of 20 Newton acts on it in the direction of velocity. Find velocity of body after 5 seconds। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। एक बॉडी है, बना दिया करें, डायग्राम जरूर ड्रॉ किया करें, इंफॉर्मेशन बिल्कुल आँखों के सामने आ जाती है। 4 kg की कितनी स्पीड से चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड। अब इस पे फोर्स लगा इसी डायरेक्शन में, कितना, 20 न्यूटन। फोर्स से बच्चों एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे आप लोग। एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास। फोर्स इज 20 न्यूटन, मास इज 4 kg। तो एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों इसी तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कितने टाइम के बाद, 5 सेकेंड्स के बाद। तो v इक्वल टू u प्लस 80। v निकालना है, u इनिशियल वेलोसिटी 2 थी, एक्सेलरेशन 5 था, कितने टाइम के बाद, 5 सेकेंड्स के बाद। तो दिस वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 27 मीटर पर सेकेंड। वेरी इजी बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द क्वेश्चन सेज, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is moving with speed 12 meter per second. A force of 4 Newton acts on it in direction opposite to motion. Find, क्या फाइंड करना है बच्चों आपको, फर्स्ट पार्ट, टाइम आफ्टर विच ब्लॉक स्टॉप्स, सेकेंड डिस्टेंस traveled by block before stopping। ठीक है बच्चों, क्या है क्वेश्चन, डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये ब्लॉक है कितने मास का, 2 kg का। लेट अस से इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। फोर्स किधर लगी है इस पे बच्चों, डायरेक्शन के अपोजिट में, इस तरफ
मोशन के अपोजिट में। तो एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास 4/2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इट इज रिटार्डिंग। कैसे पता है रिटार्डेशन? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। पूछता है कितने टाइम बाद रुक जाएगा, रुकने की कंडीशन फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0। इनिशियल कितनी थी 12, एक्सेलरेशन -2, टी निकालना है, टी आ गया बच्चों 6 सेकेंड्स। इजी। सिमिलर वे में कितना चलेगा रुकने से पहले? तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेते हैं। v² - u² इज इक्वल टू 2s। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वॉज 12, एक्सेलरेशन -2 इंटू s। तो s इज इक्वल टू -144/-4 इक्वल टू 36 मीटर्स। ठीक है बच्चों, इजी है क्वेश्चंस, जल्दी से नोट कीजिए इसको। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपने सेकंड लॉ एक फॉर फॉर्म में लिखा था ना, mv इंटू dm/dt, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन इज अ रॉकेट is ejecting gases with speed 2000 meter per second and fuel is consumed at rate 40 kg per second. Find up thrust on rocket. ठीक है, अप थ्रस्ट का क्या मतलब है? अप थ्रस्ट का मतलब बच्चों बस फोर्स है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू v इंटू dm/dt। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई फिक्स मास या एक्सेलरेशन नहीं पता। क्या पता है? कितनी स्पीड से गैसेस इजेक्ट हो रही हैं बच्चों? 2000 मीटर पर सेकेंड। और मास किस रेट से चेंज हो रहा है? दिस इज मास बाय टाइम, मास पर सेकेंड 40 kg पर सेकेंड। तो फोर्स किधर लगेगी? अपवर्ड। इट इज़ इन अकॉर्डेंस विथ थर्ड लॉ जो पढ़ेंगे। गैसेस नीचे जाएंगी तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। अभी के लिए बस फोर्स निकाल लीजिए बच्चों। वेलोसिटी कितनी है? 2000 मीटर पर सेकेंड। dm/dt इज 40 kg पर सेकेंड। इट कम्स आउट टू बी 80,000 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा रॉकेट पे। क्लियर हो गई बच्चों बात? एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी बेसिस पे। मास of rocket is equal to 6000 kg. Gases are ejected with speed 1000 meter per second. Find fuel consumed per second to just lift the rocket। ठीक है बच्चों, रॉकेट को बस जस्ट उठाना है। ये आपके पास मान लीजिए रॉकेट है, गैसेस बर्न होकर नीचे को निकल रही हैं, टोटल मास है m। तो बच्चों नीचे को हमेशा क्या लगता है? mg। ऊपर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए जो mg से थोड़ा सा ज़्यादा हो तो रॉकेट उठ जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना मान लीजिए, दिस फोर्स हैज़ टू बी इक्वल टू mg एंड दिस फोर्स इज v इंटू
dm/dt, इसको थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं। v कितना है बच्चों? 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गैसेस आर बीइंग इजेक्टेड। dm/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। रॉकेट का मास कितना है? 6000 kg। g कितना होता है? 10। ये जीरोस गेट्स कैंसल्ड, तो dm/dt इज इक्वल टू 60 kg पर सेकेंड। 60 kg फ्यूल पर सेकेंड लगेगा तो ये रॉकेट ऊपर को उठ सकता है बच्चों। आई होप यहाँ तक सब बच्चे बात अच्छे से समझ गए हैं बच्चे। इसको नोट करें, इम्पल्स पे मूव ऑन करते हैं। बच्चों क्या है इम्पल्स? आई थिंक कभी आपने छोटी क्लासेस में भी ज़्यादा बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा होगा। इम्पल्स को डिनोट करते हैं आई वेक्टर से। बात करेंगे इम्पल्सिव फोर्स की। इम्पल्स में क्या है? इम्पल्सिव फोर्स एक बड़ा फोर्स लगे छोटे से टाइम के लिए, उसको बोलेंगे इम्पल्सिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, बॉलर आया, उसने बॉल फेंकी, बैट्समैन हिट्स इट फॉर अ बिग सिक्स, तो बैट्समैन ने काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाया होगा बॉल पे। बैट और बॉल का कांटेक्ट कितने टाइम के लिए रहा? थोड़े से टाइम के लिए। तो जो बॉल पे फोर्स लगा है दैट फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। आप किसी को खींच के थप्पड़ लगाएं बच्चों, इफ़ यू वांट टू स्लैप समवन वेरी हार्ड, तो आप एक बड़ा सा फोर्स लगाएंगे थोड़े से टाइम के लिए, उस फोर्स को क्या बोलेंगे? इम्पल्सिव फोर्स। तो बच्चों इम्पल्सिव फोर्स ही डिफाइन करेंगे पहले। इम्पल्सिव फोर्स is a relatively large force acting for a very small interval of time। बहुत बड़ा सा फोर्स लगता है, कितने टाइम के लिए? बहुत छोटे से टाइम के लिए। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स। तो बच्चों देखें ज़रा, इसमें आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है बच्चों। फोर्स इज इक्वल टू, के को तो 1 रख दिया गया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt। dt को इधर ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू dp। इंटीग्रेट कर देंगे इसको तो इसी प्रोडक्ट ऑफ लार्ज फोर्स इंटू स्मॉल टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। तो इम्पल्स भी एक वेक्टर है बच्चों। तो इम्पल्स इज इक्वल टू एफ डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो क्या आया बच्चों यहां से? इम्पल्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम विद टाइम। ठीक है, किस किस का प्रोडक्ट है? बड़ा फोर्स जो छोटे से समय के लिए लग रहा है, उस छोटे से फोर्स टाइम के साथ फोर्स का प्रोडक्ट है। इसको बोला जाता है बच्चों इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो क्या है ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम says impulse is equal to change in momentum. According to it, impulse is equal to
चेंज इन मोमेंटम। जो भी इम्पल्स होगा वो हमेशा किसके बराबर होता है बच्चों? चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। एंड डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स is same as direction of change in momentum। ठीक है, इम्पल्स किसके इक्वल है? इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और इस इम्पल्स की डायरेक्शन क्या है? जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। बच्चों ध्यान रखें, मोमेंटम की डायरेक्शन नहीं, किसकी? चेंज इन मोमेंटम की। क्लियर हो गई बच्चों बात ये पूरी आप लोगों को? इसको ज़रा एक बार नोट कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस पे एक छोटा सा। देयर इज अ वॉल, एक दीवार है, एक बॉल आती है, मास m इज इक्वल टू 4 kg। इट स्ट्राइक्स द वॉल और वापस चली जाती है। कितने से स्पीड से आ रही थी? 2 मीटर पर सेकंड से। 2 मीटर पर सेकंड से ये स्ट्राइक करके वापस चली गई। आपने बताना है बच्चों चेंज इन मोमेंटम एंड इम्पल्स एक्टिंग ऑन द बॉल। आपने क्या बताना है? इम्पल्स बताना है मेनली। तो बच्चों इम्पल्स क्या होता है? इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो बॉल के मोमेंटम में कोई चेंज हो रहा है? नहीं, है ना। पहले भी वेलोसिटी 2 थी, बाद में भी 2। पहले मोमेंटम 8 था, मास इंटू वेलोसिटी। अभी भी 4 इंटू 2 2। तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा। हो रहा है बच्चों, ध्यान रखें, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन अब लेफ्ट में है, पहले राइट में थी। मास 4 kg, ठीक है। वेलोसिटी 2, विच डायरेक्शन? माइनस आई कैप। वेक्टर फॉर्म में लिखें, कोई गलती नहीं होगी। माइनस इनिशियल मोमेंटम 4 इंटू 2 8 इन आई कैप। तो इम्पल्स इज इक्वल टू बच्चों -8 आई कैप। इजी क्वेश्चन है, समझ गए? ध्यान रखना बस इतनी सी बात के लिए क्वेश्चन करवाया था कि आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना आना चाहिए, वो डायरेक्शन के साथ देखेंगे। नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। देयर इज अ रबर बॉल, मास गिवन है, ग्राउंड को आके हिट करती है। डायग्राम बनाएं साथ साथ क्वेश्चन का। इधर बनाते हैं, चलो डायग्राम बच्चों। दिस इज अ ग्राउंड, एक रबर बॉल यहाँ से आती है, इधर स्ट्राइक करती है। रबर बॉल का मास m कितना है? 0.4 kg। कितनी वेलोसिटी से आ रही है बच्चों ये बॉल? विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। कितने एंगल पे? एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ग्राउंड। तो ध्यान रहे, दिस एंगल इज 30 डिग्री। टक्कर होने के बाद बॉल इस तरफ चली गई, सेम वेलोसिटी से गिवन है ये आपको बच्चों, और सेम एंगल पे, ठीक है। तो पूछा है कि बॉल पे कितना फोर्स लगा होगा? किसने लगाया? ग्राउंड ने। तो बच्चों आपको यह पता है क्या? इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ये फोर्स अब कौन सा है? एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो एवरेज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। किस पे फोर्स निकालना है आपने? बॉल पे। तो बच्चों अगर बॉल का चेंज इन मोमेंटम पता लग जाए और ये बॉल कितनी देर तक ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में थी, ये तो गिवन ही है आपको। तो बस ये चेंज इन मोमेंटम आ जाए तो एवरेज फोर्स निकल जाएगा। चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। अब मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी।
ये सीधा x या y में तो है नहीं जो ऐड कर दें। ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है बच्चों, करेक्ट कंपोनेंट्स। इनिशियल वेलोसिटी ये थी ना बच्चों, वेक्टर को तो कहीं भी एक्सटेंड कर लें, 30 डिग्री, तो इसका इनिशियल मोमेंटम मान लेते हैं p, मास इनटू वेलोसिटी। उसका इधर कंपोनेंट बच्चों p cos 30, इस तरफ मोमेंटम p sin 30। क्या स्पीड चेंज हुई? नो, मास चेंज नहीं हुआ। फाइनल मोमेंटम भी मान लो p, ये 30, तो इसका भी इधर कंपोनेंट बच्चों p cos 30, इस तरफ मोमेंटम का कंपोनेंट p sin 30। मैग्नीट्यूड में तो मोमेंटम पहले भी था p, बाद में भी है p, चेंज कुछ नहीं हुआ। क्या चेंज हुआ है बच्चों? डायरेक्शन पहले इस तरफ नीचे को था, अब इस तरफ है। पर क्या इधर ये x के अलोंग डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड में? नो चेंज। जो भी चेंज हुआ है किसके अलोंग हुआ है? y के अलोंग। तो चेंज इन मोमेंटम सिर्फ y के अलोंग लिख लीजिए। फाइनल इज p sin 30 j कैप माइनस इनिशियल, ये था इनिशियल p sin 30, ठीक है, थीटा वाज इज हाउ मच, 30 डिग्रीज, p sin 30 माइनस j कैप। तो चेंज इन मोमेंटम इज बच्चों 2p sin 30 j कैप। तो बच्चों मोमेंटम कितना है? मास इंटू वेलोसिटी, sin 30 इज हाफ इंटू j कैप, कैंसिल, चेंज इन मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी j कैप। चेंज इन मोमेंटम आ गया, लेट्स प्लग इन द वैल्यूज। तो एवरेज फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम mv j कैप डिवाइडेड बाय टाइम। कितना टाइम है बच्चों? 0.4। तो दिस एवरेज फोर्स वेक्टर इज, मास इज 0.4 kg, वेलोसिटी इज 1, टाइम इज 0.4, तो दिस कम्स आउट टू बी 1 j कैप। तो 1 न्यूटन का फोर्स बॉल पे बच्चों लगेगा। इजी क्वेश्चन है, बस कंपोनेंट्स कैसे करने हैं ध्यान रखें। चेंज इन मोमेंटम हमेशा ग्राउंड के परपेंडिकुलर में ही आएगा। बस क्लियर हो गई बच्चों बात? जल्दी से इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट बच्चों एक टॉपिक देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है फोर्स टाइम ग्राफ। ठीक है, आपके पास एक ग्राफ है बच्चों, एक्स एक्सिस पे है टाइम, वाई एक्सिस पे लेटर से है फोर्स। मैंने आपको सिखा रखा है कोई भी ग्राफ दिखे, पहले वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस क्या होता है? स्लोप, वाई बाय एक्स, फोर्स बाय टाइम कुछ नहीं होता। सेकंड मल्टीप्लाई करके देखिए, फोर्स इनटू टाइम क्या होता है? इम्पल्स। मल्टीप्लिकेशन क्या देता है? ग्राफ का एरिया। तो बच्चों ये एरिया क्या? ये ग्राफ का एरिया। तो एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ with time axis gives impulse। तो बच्चों कहीं भी ft ग्राफ दिख जाए, फोर्स टाइम ग्राफ दिख जाए, उसका एरिया क्या देगा? इम्पल्स। तो एरिया ऑफ ft ग्राफ क्या देगा? इम्पल्स। और ये इम्पल्स प्यारे बच्चों किसके इक्वल है? चेंज इन मोमेंटम के। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये t है, ये आपके पास फोर्स है बच्चों, ये कांस्टेंट था 2 न्यूटन का फोर्स, लगा कब तक? 4 सेकंड्स तक। कब तक बच्चों? 4 सेकंड तक। क्या फाइंड करना है? फाइंड इम्पल्स एक्टिंग
इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। पहले 4 सेकंड में कितना इम्पल्स लगा होगा? तो कुछ नहीं, एफ टी ग्राफ का एरिया कितना है बच्चों? ये एरिया 2 × 4 8, तो इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, यूनिट क्या है? फोर्स इंटू टाइम, न्यूटन सेकेंड। ठीक, इसी में सेकेंड पार्ट है मास इज इक्वल टू 2 kg, बॉडी का मास, एंड इनिशियल स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड स्पीड ऑफ बॉडी आफ्टर 2 सेकेंड्स। ठीक है, शुरू का मास और शुरू की वेलोसिटी पता है, शुरू का मोमेंटम पता है, क्या निकालना है? एक तरह से फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम। तो बच्चों क्या लगा देंगे? इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। कितने टाइम के बाद वेलोसिटी निकालनी? 2 सेकेंड्स के बाद। तो 2 सेकेंड तक का एरिया चाहिए बच्चों, ये वाला कितना हो जाएगा? 2 × 2 4। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मास कितना था बच्चों? 2 kg। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 2 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 3, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ईजी है बच्चों, बात समझ गए हैं? एफ टी ग्राफ का क्या करना है, नोट करें जल्दी से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक। अ फोर्स acts on a body of mass 2 kg moving initially with speed 4 meter per second as shown. Find फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ग्राफ आपको गिवन है बच्चों, एक एफ टी ग्राफ गिवन है, टेन 8 to 6 न्यूटन, ये ठीक है। तो इनिशियल स्पीड पता है, मास पता है, फाइनल वेलोसिटी पूछी है, क्या लगेगा बच्चों? इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या है? एरिया इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू एरिया। एरिया निकाल सकते हैं बच्चों, इट इज़ अ ट्रेपीजियम, or you can say these are 2 triangles and a rectangle. तो area is half sum of parallel sides 10 plus 6 into height, trapezium की height 6, 12 into 16 into 6 equal to 48। तो इम्पल्स आ गया बच्चों हमारे पास 48। मास इज हाउ मच? 2 kg। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वाज 4, तो 24 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी इज 28 मीटर पर सेकेंड। आई होप बच्चों इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ चुके हैं। नोट कीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड लॉ, जिससे इसकी आपको और ज़्यादा फील आ पाए।
एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड लॉ। सबसे पहला एग्जाम्पल बच्चों, आईपीएल चल रहा है आजकल, कैचिंग ऑफ अ क्रिकेट बॉल, के क्रिकेट बॉल को कैच कैसे करना है, इसमें भी फिजिक्स है बच्चों। आपने कभी किसी क्रिकेटर को कैच करते हुए देखा है? ही कैच इज बॉल लाइक दिस, ऐसे हाथ पीछे को ले जाता है। क्या कर रहा है वो? स्टाइल मार रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अ टेक्टिकल वे टू कैच अ बॉल सो दैट बॉल डज नॉट स्पिल आउट फ्रॉम आवर हैंड्स। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? देखो, बॉल एक फिक्स स्पीड से आ रही है, वो हाथों को पीछे ले जाता है तो बॉल को धीरे धीरे रेस्ट पे लाता है। बॉल की इनिशियल स्पीड फिक्स है, फाइनल स्पीड ज़ीरो करनी है तो बॉल का इनिशियल स्पीड v फिक्स है, फाइनल स्पीड ज़ीरो फिक्स है, तो चेंज इन मोमेंटम बॉल का फिक्स है। ठीक है। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, तो बच्चों फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा p बाई टी। मोमेंटम को चेंज करने में अगर टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो फोर्स कम लगेगा। तो कैच ऐसे धीमे धीमे करते हैं जिससे टाइम ज़्यादा लगे चेंज इन मोमेंटम और फोर्स कम लगे, बॉल हमारे हाथों से टकरा के बाहर ना आ जाए। समझ गए बच्चों? सेकंड एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एथलीट्स ऑफ लॉन्ग जंप और हाई जंप are made to land on sandy ground और मैट्रिस। ओलंपिक देखा होगा बच्चों, लॉन्ग जंप या हाई जंप होता है तो वो एक मोटे से गद्दे पे लैंड करते हैं या फिर लॉन्ग जंप में सैंड में करते हैं। क्यों? जैसे एथलीट कूदेगा बच्चों, वो जो आपका मैट्रेस है कंप्रेस होगा, सैंड भी कुछ कंप्रेस होती है। वही बात है, मोमेंटम तो उतना फिक्स चेंज होना है जितनी स्पीड से एथलीट आया था उस अकॉर्डिंग। टाइम ज़्यादा तो फोर्स कम, तो एथलीट की बॉडी पे फोर्स कम लगता है, उनको चोट कम लगती है। समझ गए बच्चों बात? और एग्जाम्पल इसका, शॉकर्स ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल्स बच्चों होते हैं हमारे कार्स, बाइक्स, उनमें शॉकर्स होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स। स्प्रिंग सा लगा होता है, देखा हो? क्यों? स्प्रिंग का क्या काम है? जहाँ पे भी गड्ढे आते हैं स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है तो टाइम बढ़ जाता है, फोर्स कम लगती है, हमें झटके नहीं लगते। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल बच्चों, ग्लासवेयर्स are wrapped in a bubble wrap। आपने देखा होगा बच्चों, कुछ कांच का सामान घर पे लाते हैं, कुछ ग्लास का, तो वो एक बबल रैप में रैप्ड होता है। बबल रैप समझते हैं ना, बबल्स बने होते हैं जिनको फोड़ने में बहुत मज़ा आता है। तो उसका काम क्या है? खेलने के लिए देते हैं क्या वो आपको? ऐसा नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ग्लासवेयर को, किसी भी कांच के सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो रास्ते में, कार में, गाड़ी में कोई झटके लग सकते हैं, तो बच्चों मोमेंटम चेंज होगा। बबल रैप क्या है? वो अंदर तक झटका पहुंचने का टाइम बढ़ाता है, तो शॉक का टाइम बढ़ाता है, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स जो लगेगी बच्चों कम लगेगी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कराटे प्लेयर। कराटे प्लेयर को बच्चों कभी आप लोगों ने टाइल्स ब्रेक करते हुए देखा हो तो कैसे टाइल ब्रेक करता है? एकदम तेज़ी से। क्यों? तेज़ी इतनी जल्दी क्या है? घर जाना है क्या उसको जल्दी से? बच्चों जल्दी का काम क्या है? टाइम कम लगाएगा अगर, तो फोर्स कैसी लगेगी? टाइल्स पे ज़्यादा, टाइल्स एकदम से जल्दी से ब्रेक हो जाएंगी। नोट कीजिए बच्चों इनको।
बच्चों लास्ट टॉपिक ऑफ अ डे नेम्ड एज न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या कहता है न्यूटन का तीसरा नियम? ये तो सब बच्चों को याद होती है, इसकी एक लाइन तो, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये सबको आता है, ये ध्यान रखेंगे। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स साइमल्टेनियसली। एक्शन एंड रिएक्शन can never cancel each other as they act on two different bodies। इसके कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल बच्चों रॉकेट प्रोपल्शन। एग्जाम्पल से ही आपको ऊपर वाली सारी बातें क्लियर करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल वॉकिंग। थर्ड एग्जाम्पल स्विमिंग। देन बच्चों रिकॉइल ऑफ गन। देखें इनमें क्या है बच्चों, क्या कहते हैं, देखो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम जब स्विमिंग करते हैं बच्चों तो क्या करते हैं, हम अपने हाथों से वाटर को पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो हमने वाटर पे फोर्स लगाया इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्या है वो, एक्शन। वाटर ने हम पे फोर्स लगाया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिससे हम स्विम करते हुए आगे जाते हैं, वो क्या है, रिएक्शन। तो बच्चों कोई भी एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा ही होगा। ये अलग अलग बॉडीज़ पे लगेंगे। कैसे, हमने किस पे फोर्स लगाया, वाटर पे, वाटर ने किस पे फोर्स लगाया, हम पे, क्या ये कैंसिल हो सकता है, नो। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग बॉडीज़ पे लगा है। फोर्सेस तभी कैंसिल होते हैं जब वो सिंगल बॉडी पे हों। और ऐसा है क्या, हमने स्ट्रोक लिया वाटर में पीछे को, वाटर ने अभी आराम से 1-2 मिनट बाद हमें आगे को पुश किया, नहीं ना। जैसे ही हम वाटर को पुश करते हैं, वाटर हमें आगे को पुश करता है, तो कोई टाइम लैग नहीं होता, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स साइमल्टेनियसली। रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट के अंदर क्या होता है बच्चों, ये रॉकेट है, रॉकेट में बर्न होके गैसेस बाहर जाती हैं, गैसेस नीचे जाती हैं तो रॉकेट ऊपर जाता है। एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ होते हैं। वॉकिंग, जब हम चलना चाहते हैं तो हम ग्राउंड को अपने पैरों से किधर को धकेलते हैं, वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स, तो ग्राउंड हम पे किधर फोर्स लगाता है, फॉरवर्ड। ठीक है, तो एक्शन क्या है, हमने जो ग्राउंड को पुश किया, रिएक्शन क्या है, जो ग्राउंड ने हमें पुश किया। ऐसा है क्या मैं ग्राउंड को अभी पुश कर रहा हूँ, ग्राउंड मुझे 2 मिनट बाद पुश करेगी, नो, दे एक्ट साइमल्टेनियसली, कैंसिल नहीं हो सकते। हमने किस पे फोर्स लगाया, ग्राउंड पे, ग्राउंड ने किस पे फोर्स लगाया, हम पे, तो दीज कैन नेवर बी कैंसल्ड। एक और एग्जाम्पल रिकॉयल ऑफ अ गन। कभी आपने अगर गन शॉट लिया हो, गन फायर की हो, तो क्या होता है, जैसे ही गन फायर करते हैं बुलेट आगे जाती है, गन पीछे। क्यों, बुलेट पे आगे की तरफ किसने फोर्स लगाई, गन ने, गन पे पीछे की ओर किसने फोर्स लगाई, बुलेट ने। साथ साथ ही पूरा ऑपरेशन होता है ये। और बच्चों देखें, दे कैन नेवर कैंसिल। क्यों, अगर फोर्सेस कैंसिल हो जाते तो कोई भी नहीं चलता, यहाँ पे दोनों चले हैं, गन भी और बुलेट भी। तो ये सारी बातें आप समझ गए हैं, नोट कर लीजिए बच्चों। आज का लेक्चर यहीं तक था, तो बेसिक काफ़ी हद तक हमने कवर किया है। नेक्स्ट क्लास से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तब तक अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ाई करें। बाय बाय, टेक केयर।